नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो शेयर मार्केट अपडेट और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, भारतीय शेयर बाजार जो है कल उसके लिए बहुत अहम दिन था, कारोबारी का पहला दिन और भारतीय शेयर बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। सेंसेक्स करीब 2000 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं निफ्टी भी 25,000 के अहम लेवल से उसके बाद 24,000 तक पहुंचता हुआ आ गया। देखिए, सारे जो अहम फैक्टर्स थे वो खत्म हो गए, जैसे बजट हो गया, ऐलान हो गया। कमोडिटी प्राइसेस पर भी क्या अपडेट है, सोने चांदी में क्या करें, देखिए बहुत उहापोह की स्थिति है। अब बजट के दौरान कहा गया कि जो सोने और चांदी में जो कस्टम ड्यूटी है वो 15% से घटकर 6% कर दिया जाएगा। उसके पहले सोना जो है आसपास अगर अब देखा जाए तो 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर आई उसके बाद सोना जो है 67,000 के आसपास आ गया। उसके बाद हल्की रिबाउंड भी हुई और वो 67,000 से 70,000 के लेवल तक भी पहुंचा। लेकिन फिर कल देखिए, कल अमेरिका में मंदी का डर, पीएमआई के आंकड़े कमजोर हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा अपने चरम पर है। उसके बावजूद जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो भी अपने प्रखरता से है। इजराइल और ईरान का जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट है, तमाम मुद्दों पर निवेशकों के बीच में जो है थोड़ी उहापोह की स्थिति है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी जो पोजीशन है उसको होल्ड करें या क्या उसको किया जाए, लिक्विडेट कर लिया जाए या नहीं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज सर, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपडेट दीजिए सर, मार्केट पर कैसे देख रहे हैं आज के बाजार में। देखिए, कल हमने एक पैनिक सिचुएशन देखा था जी। क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूएस के अंदर हमने स्लोडाउन की सिचुएशन देखी थी, उसकी वजह से पैनिक हुआ जी। और ग्लोबली एक स्लोडाउन का फियर था, जिसकी वजह से हमने इक्विटी नहीं कमोडिटी मार्केट में भी कल गिरावट आते हुए देखी। जी। तो अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द एसेट क्लास अभी हमने गिरावट का ट्रेंड देखा जी। कि फियर फैक्टर था। बट हाँ, आज अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना है इंक्लूडिंग बांग्लादेश, हमें लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी जो सेंटीमेंट्स हैं मार्केट में थोड़े से फियर के हैं और हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट मार्केट का है वो फियर का रहेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं मार्केट टेंशंस की वजह से हो सकता है कि थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे। मगर ये भारतीय मार्केट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में तनाव होता है तो जो इन्वेस्टमेंट होता है भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखता है। कल हमने ये भी देखा कि करीबन 10,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने करी, मगर उसके बावजूद 9,000 करोड़ की खरीदारी टीआईज ने करी। और आप देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कल हमने गिरावट के साथ देखा था, आज अगेन $2,400 वो आता हुआ दिखाई। तो कहीं ना कहीं भारतीय बाजार जो है वो हमें लगता है कि इन टेंशंस की वजह से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है। जी। अनु सर, नेक्स्ट सवाल है कि जो लोग सोच रहे थे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, अब बजट के बाद पहले तो आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो कस्टम ड्यूटी में जो कट किया गया इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसको अगर कोई आसान भाषा में समझना चाहे तो प्लीज ये बताइए कि 15% से 6% अगर किया गया है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, भारत में हम देख रहे थे कि गोल्ड सबसे बड़ा कंज्यूमर है भारत पूरे विश्व में, और भारत में जो गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे थे वो ऑन द बिल तो आ ही रहा था, बट उसका कई अनैतिक तरीकों से भी गोल्ड आ रहा था। तो उसके रोकने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया। क्यों? और इंपोर्ट ड्यूटी आपकी सब कुछ मिला के उसमें एग्रीकल्चर सेस मिला के, तो अभी इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 15% लग रही थी अब वो सिर्फ 6% लग रही है। हमने देखा था बजट से पहले गोल्ड का भाव 75-74 के आसपास था, अब वो भाव नीचे में करीबन 67,000 तक आया था इंपोर्ट ड्यूटी कट करने के बाद। और अब जो भाव है वो अगेन 16,000 के आसपास चल रहा है। अगर हम बजट से पहले की बात करें तो ईयर 2 तब तक गोल्ड करीबन 16% की रिटर्न दे रहा था, जो अब करीबन सिर्फ 6% की रिटर्न दे रहा है। सिल्वर करीबन 23% की रिटर्न दे रहा था, वो भी सिल्वर अब 6% में आ गया है। काफी बड़ा डेंट लगा है इंपोर्ट ड्यूटी कट होने के बाद। मगर कहीं ना कहीं एक उन लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है जो मिस कर गए थे रैली को, जो गोल्ड को नहीं खरीद पाए थे, सिल्वर को नहीं खरीद पाए थे। अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अब वो गोल्ड सिल्वर को, क्योंकि भाव नीचे आ गए हैं और उसको अब भारत के अंदर फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो ऐसे में उनको ये रेट नीचे मिलना, तो मुझे लगता है कि उनके लिए अच्छा मौका है। जी सर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर भी आपसे बात करना चाहेंगे कि अगर कोई लोग, अगर आप कहते हैं कि फिजिकल गोल्ड ना खरीदें तो बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट की, आप बेहतर और भी आप बता पाइए कि और भी स्कीम्स में पैसा लगाया जा सकता है गोल्ड में। सबसे पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उसमें अभी भी बेहतर ऑप्शन है उसमें निवेश करने का या नहीं। देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। आपको 5 साल 7 साल अगर इन्वेस्टमेंट करना तो एक अच्छा बेट है, और हम देख रहे हैं कि अब उसकी रिडेम्पशंस भी आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का व्यू 7 साल के लिए है और उसको लगता है कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लंबे समय तक रखा जा सकता है, गोल्ड में क्या है कि जनरली हम इसलिए रखते हैं क्योंकि एक तो लंबे टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा अगर यूज नहीं करना तो आप उसको आगे ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही प्रॉफिटेबल रहा है, और एक
क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है, तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे जी। हैं तो ये एक अच्छा विकल्प है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आ सकते हैं, क्योंकि उसका प्राइस बिल्कुल गोल्ड की तरह चलता है ओके जो फिजिकल मार्केट में है। जी अगर हम फिजिकल मार्केट में गोल्ड रखते हैं तो उसमें डर रहता है चोरी होने का। जी बॉन्ड के अंदर कोई चोरी होने का डर नहीं है, आपके डीमैट में वो शो करता रहेगा। जी उसके रिडेम्पशन के बाद आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, जी। बाद में उसको आप जल्दी ले सकते जी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया वैकल्पिक हो सकता है कि आप जी। फिजिकल की जगह सेम गोल्ड आप ऑन द पेपर आप ले रहे हैं, और वो भी बैक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, Okay. इंडियन गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा विकल्प है, और इसमें लोगों को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट में गोल्ड के अंदर इस फॉर्म के थ्रू पैसा जरूर लगाना जी चाहिए। जी। अनुज सर, ऐसे भी एक खबरें आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। 8 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, कहा जा रहा था कि उस समय 3100 के आसपास प्रति ग्राम के हिसाब से वो मिल रहा था लोगों को, उन्होंने एक्टिवेट किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब बजट के पहले अगर ये ऐलान नहीं होता, कस्टम ड्यूटी कट होने का नहीं था, तो उस समय आसपास अगर 75-76 हजार रुपए का बेनिफिट होता, लेकिन अब देखिए 69,000 के आसपास है। तो वो जो डिफरेंस है 75,000 से प्रति 10 ग्राम से 69,000 प्रति ग्राम, ये वाला मामला क्या है सर? आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए, और ये भी बताइए कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है सर? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट हमेशा सेविंग्स को प्रमोट करती है, और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई स्टेप लेंगे। हो सकता है कि वो उसकी जो दरें हैं वो कम कर दें, या जी। उसको लाने की जो दर है वो कम कर दें। पहले वो 6 बार लेके आ रहे थे साल में, जी। हो सकता है कि इस बार वो 4 या 2 बार लेकर आए। बट बंद करने का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि इसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा अर्न करती है और उसको फिर इन्वेस्टमेंट में यूज करती है। जी। तो एक अच्छा वैकल्पिक है जिसमें आप एक टियर 3 टियर 4 सिटीज के लोगों को भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जागरूक कर रहे हैं, और जी। इसके थ्रू लोगों को लगता है कि आरबीआई का बॉन्ड है, जी एक विश्वास लोगों में आता है, तो जी। लोग इसमें पैसा लगाते भी जी हैं। जी मुझे लगता नहीं कि सरकार इसको बंद करेगी, हो सकता है कि थोड़ा इसका टाइम डिले कर दे, ओके बट हाँ इसको मार्केट में रखेगी। जी दूसरी बात, रिटर्न की जहां तक सवाल है, डेफिनेटली 9% के आसपास का डेंट तो लगा है, जी क्योंकि अगर 75,000 पे रिडम होता तो जी। लोगों को अच्छा रिटर्न मिलता। जी बट ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तरीके सरकार को रोकने थे, अनैतिक तरीकों से सरकार को रोकने था, तो जी। उसकी वजह से वो इंपोर्ट ड्यूटी कट की गई। जी मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत तो डेंट आया, मगर अभी भी अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने 3100 पे रेट पे लिया आज करीबन 70,000 के आसपास है, जी तो 3100 से लेकर 70 ऑलमोस्ट डबल तो हो ही गया है। एग्जैक्टली तो ये भी रिटर्न बहुत अच्छा है अगर जी। आप कंपेयर करेंगे इसको इक्विटी के मुकाबले, तो मुझे लगता है कि इक्विटी के मुकाबले अभी भी काफी अच्छा रिटर्न लोगों को मिल रहा है। जी। अनु सर, नेक्स्ट सवाल आता है कि जैसे हम लोग शेयर मार्केट में भी देखते हैं, इक्विटी मार्केट में भी देखते हैं कि जो गिरावट है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज है खरीदारी के लिए। तो आप चूंकि कमोडिटी एक्सपर्ट है, तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या सर अगर लमसम कोई पैसा लगाना चाहता है गोल्ड में या सिल्वर में भी, तो क्या ये अच्छा मौका है? 69-67,000 के आसपास अगर सोना मिले, तो जो अपने फंड है, स्कीम है, उसमें अगर मोटा पैसा अगर किसी के पास बचा हुआ हो जिसको वो इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहता था, क्या अभी वो सही समय है, अभी लगा देना चाहिए? देखिए, हम जनरली जो बात करते हैं पोर्टफोलियो की, तो हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को ज्यादा जोर देते हैं जी कि आप सारा पैसा एक बास्केट में ना रखें, जी कि आप सारा पैसे तो सारा गोल्ड में ना डाल दें, जी। सारा पैसा आप शेयर में ना डाल दें। जी हम हमारा रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि आप अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप 20 से 30 रुपए आप गोल्ड सिल्वर में डालिए, ओके उसके बाद 40 से 50 रुपए आप अपने स्टॉक मार्केट में जी। डालिए, और बाकी आपके पास ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जैसे एफडी है, या फिर आपने एमआईपी लिया हो, उसमें जी। पैसे डाल सकते हैं। जी तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो को, जो कि हम देख भी रहे हैं। जी। अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया होता, तो शायद जो कल मार्केट गिरा उसमें उसको उतना लॉस नहीं होता। जी तो इसलिए गोल्ड सिल्वर में हमेशा 15 से 20% के आसपास अपना पोर्टफोलियो रखना चाहिए। जी। हाँ, ये जो प्राइसेस आए हैं, जी। मुझे लगता है कि जिन्होंने जो रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, या जी। जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो यहाँ से एक बार देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को स्टार्ट करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, जी क्योंकि प्राइस काफी नीचे आए हैं। और जो करंट सिचुएशन दिख रही है, जी। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जी जिस तरीके से हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है, जी यूएस के अगर आप देखेंगे जॉबलेस की जो डेटा है वो जी। 3 साल के हाई पर है, हाइपर और PMI का पीएमआई का डेटा 3 साल के हाई पर है, इन्फ्लेशन उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जी तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो गोल्ड को सपोर्ट करते हैं। जी तो मेरे ख्याल से जिन लोगों के पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है गोल्ड जी। सिल्वर में, तो अच्छा मौका है आप अपने पोर्टफोलियो को स्टैगर्ड वे में गोल्ड सिल्वर को ऐड कर सकते हैं। अनु सर, चूंकि आपसे मुलाकात बहुत रेयर होती है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक माध्यम है सोने में पैसा लगाने का, एक फिजिकल है, और क्या क्या माध्यम है जिसमें आम लोग जो है अगर निवेश करना चाहे, कमोडिटीज में पार्टिसिपेट करना चाहे, तो वो क्या क्या है वो भी बता दें। देखिए, एक तो फिजिकल वही है जो जी। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। फिजिकल में आप
ज्वेलर के पास जाकर गोल्ड ले सकते हैं, जी। सिल्वर ले सकते हैं। जी। इवन एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अभी फिलहाल कुछ समय से हमने देखा है कि ज्वेलरी की डिमांड थोड़ी कम हुई है, जी। मगर उसके वनस्पत अगर आप देखेंगे तो गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार की डिमांड बहुत बड़ी है। ये क्या सिग्निफिकेंस करता है सर, ये भी बताएं। देखिए ज्वेलरी में क्या होता है कि ज्वेलरी जनरली जो लोग परचेज करते हैं तो उसको वापस बेचते नहीं है, जी। तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो डेड इन्वेस्टमेंट होता है। बट जब हम कॉइन्स लेते हैं, जब हम बार लेते हैं, तो इसका मतलब कि हम उसको वापस बेच सकते हैं। जी। तो ज्वेलरी में मेकिंग कॉस्ट ज्यादा लगती जी। है, तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारी सलाह है कि आप बार या कॉइन ले, जिसमें मेकिंग आपकी कॉस्ट कम लगती है, आप जी। उसको बाद में रीसेल भी कर जी। सकते हो। जी। जी। ज्वेलरी जब आप रीसेल करते हैं तो उसमें ज्वेलर कट मारता है, तो वो अलग Exactly. से नुकसान होता है। जी। तो अगर यूज करना है तो ज्वेलरी लें, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कॉइन्स या बार लें। ओके तो वो तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। उसके Okay. साथ साथ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जी। गोल्ड ईटीएफ अभी हमने देखा काफी अच्छा इन्फ्लोज में बढ़ा। करीबन अगर आप गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे तो करीब 5,000 करोड़ के आसपास का उसमें एयूएम बन गया है, जी। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। ओके। तीसरा एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर सारे डिनोमिनेशंस हैं, 1 ग्राम का गोल्ड भी है, 8 ग्राम का गोल्ड भी है, 100 जी। ग्राम का भी है और 1 किलो का भी। तो जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है उस हिसाब से आप उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते ट्रेड हैं। कर सकते तो हैं। सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आपको ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है जी। तो एमसीएक्स के अंदर ऑप्शंस है, वो भी जी। ट्रेड कर सकते हैं। जी। तो ट्रेडर्स के लिए भी प्रोडक्ट है, इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्ट है, जी। छोटे इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्ट है और बड़े इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्ट है। तो मार्केट के अंदर सारे प्रोडक्ट हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आप हर तरीके के जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अनुज सर, आपने बोला कि सबसे अच्छा माध्यम होता है कि फिजिकल गोल्ड खरीदें, और उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सर्टिफाइड गोल्ड खरीदें या जो गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट रहती है कि देखिए भाई आप सर्टिफाइड हॉलमार्क देखें, अब वो चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा लोग समझेंगे, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए जो हॉलमार्किंग है, जी। हॉलमार्किंग होना चाहिए। एक ज्वेलरी के ऊपर HUID मार्क होता है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि उनसे ये रहता है कि आपकी जो गोल्ड की क्वालिटी है वो मेंटेन है। और आप अगर आपको लगता है कि अगर आप इसको 10 साल के बाद भी HUID को ट्रैक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी गोल्ड की ज्वेलरी में कितना % गोल्ड है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है जी। जब इन्वेस्टर जाए, एक तो हॉलमार्किंग मांगे और HUID का कोड जरूर ट्रैक करे कि वो HUID का जो कोड है वो किस ज्वेलर के अंडर में है ओके। और कितनी क्वालिटी का गोल्ड उसमें है। ओके। तो ये जो चीजें ये सत्यापित करती है कि आप जो गोल्ड ले रहे हो वो प्योर आप गोल्ड ले रहे हो, कोई उसमें मिक्सिंग नहीं है। ओके। या फिर अगर उसमें मिक्सिंग है तो कितने % उसमें गोल्ड है, जी। आप उतने ही गोल्ड के आप पैसे ज्वेलर को दें। जी। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखें। और अपनी ज्वेलरी जो जनरली आप बिल से अपनी ज्वेलरी लें, जी। और अब तो मेरे ख्याल से 2 लाख के ऊपर पैन कार्ड भी जरूरी हो गया, ओके सर। तो डॉक्यूमेंटेड आप करके लें, क्योंकि जी। जब आप डॉक्यूमेंटेड करके गोल्ड लेते हैं तो आप आगे चलकर उसको इजीली बेच भी सकते हैं। जी। अनुज सर, जिस प्रश्न की भी अब हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसको लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अब देखिए त्योहारी सीजन, आपने कहा धनतेरस आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है और उसके बाद नया साल। अभी 67,000 69,000 के आसपास सोना जो है डोल रहा है, बीच में है। आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? पहले तो धनतेरस तक के लिए टाइम फ्रेम बताइएगा, उसके बाद नए साल तक। देखिए हमें लगता है कि हमने अपना रिसर्च रिपोर्ट निकाला है, उसमें लगता है कि 75,000 के आसपास तक आपको हम दिवाली को ईयर एंड ही बोलते हैं जनरली, तो हमें लगता है कि ईयर एंड तक आपको 75,000 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। और अगर आप रिपोर्ट भी देखेंगे तो सिटी का भी मानना है कि $2,700 के लेवल आ सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका भी अच्छे खासे टारगेट मान रहा है। मुझे लगता है कि $2,600-2,700 के आसपास के लेवल आपको ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं और 75,000 का लेवल मुझे लगता है कि गोल्ड में ईयर एंड तक आता हुआ दिखाई देगा। जी। एंड व्हाट अबाउट सिल्वर सर? देखिए सिल्वर में हमें लगता है कि अगेन भाव जो है 90 से लेकर 1 लाख के बीच मूव करते हुए नजर आएंगे। जी। कस्टम ड्यूटी कट हुआ है, थोड़ा सा हमने टारगेट को रिवाइज भी किया है। हमें लगता है कि 90,000 से लेकर 1 लाख के बीच आपको सिल्वर मूव करता हुआ दिखाई देगा और कोई 35 से लेकर $40 के बीच इंटरनेशनल मार्केट में आ सकता है। अनु सर, अब अंतिम सवाल, जो बहुत अनिश्चितता यानी जो अनसर्टेनिटीज को लेकर बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि मंदी का माहौल है, अमेरिका में शुरुआत हो सकता है, तो क्या वो सब फैक्टर्स इसको इम्पैक्ट करेंगे गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस को? अगर इम्पैक्ट करेंगे तो किस साइड, अगर पॉजिटिव साइड करेंगे या नेगेटिव साइड? देखिए जब मंदी का माहौल आता है तो हम देखते हैं जनरली लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है लोग उसको बेचते हैं कवर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को बाय कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक जब करेंसी वीक होती है तो गोल्ड को सपोर्ट आता है, इकोनॉमी वीक होती है तो गोल्ड को एक सेफ हेवन के तौर पे लोग खरीदारी करते हैं, तो वो एक डिमांड आ सकती है। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहा है सितंबर से, तो अगर और इस बार लग रहा है कि करीबन 86-90% का लग रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो अगेन एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो 6 महीने के निचले स्तरों पर है, तो वो भी एक फियर है यूएस के लिए, तो उसकी वजह से अगेन सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो जो फैक्टर अभी चल रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे गोल्ड के लिए
जो टाइम है वो पॉजिटिव लग रहा है। ओके और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जैसे कल हमने बांग्लादेश में देखा, जी हमने इसराइल हमास में हम देख रहे हैं, जी तो वो अगेन एस्केलेटिंग है और एक बड़े युद्ध की तैयारी हम लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में हो सकती है। ओके तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। जी तो हमें लगता है कि फिलहाल जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं या फिर जो सिचुएशंस लग रही हैं, जी वो ये लग रही है कि आगे गोल्ड के भावों में आपको अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई जी। देगा। सर आपसे और चीज जानना चाहेंगे कि अब कमोडिटी पे तो बात होगी, अंतिम में इक्विटी पर भी अगर थोड़ी आप चर्चा कर लेते सर। कल देखिए बहुत ही ब्लैक फ्राइडे कहा जा सकता है, जी। बहुत तगड़ा डेंट था, 2 से 2.5% तक सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज निचले स्तर से हल्का रिबाउंड देखने को मिला है, 25,000 निफ्टी था, बजट के बाद भी अच्छा गया, लेकिन 24,000 तक के नीचे भी जाता हुआ कल दिखा था। हालांकि आज अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है? सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे। देखिए, अगर आप इसको फंडामेंटली जाएंगे तो इंडिया की ग्रोथ काफी अच्छी है। अगर जी। हम देखें तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, हमारा जीडीपी नंबर्स भी अच्छे जी। खासे हैं, स्पेंडिंग्स भी काफी अच्छी हैं और जी। गवर्नमेंट का टारगेट भी बहुत अच्छा है। जी। मुझे लगता नहीं है कि जो गिरावट आ रही है यहाँ पे कोई बड़ा आपको और आगे फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ इशू होता है तो जी। उसका जो बेनिफिट है वो इंडिया को मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ आता है। जी तो क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छे हैं जी और इन्वेस्टमेंट करने का भी तरीका बहुत अच्छा है। अगर आप म्यूचुअल फंड की बुक साइज देखेंगे वो भी करीबन 60 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है। एग्जैक्टली सर। और उसके साथ साथ जो इक्विटी मार्केट में हम देख रहे हैं कि करीबन कल 9,000 करोड़ की खरीदारी करी है जी। डीआईएस ने। जी। तो भारत के अंदर डीआईएस रिटेल इन्वेस्टर ये इतना पावरफुल एक बल्क हो गया है जी कि अगर कोई गिरावट आती है तो आपको तुरंत खरीदारी देखने को मिलती जी है। जी तो मुझे लगता नहीं कि कोई भारत को ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा। जी हाँ, ग्लोबल मार्केट के लिए चलते थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है, बट जो गिरावट आएगा मुझे लगता है कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे लगता है कि जो गिरावट आ रही है बहुत शॉर्ट टर्म है ओके। और आपको आने वाले दिनों में आगे की भी लेवल्स देखने को जी। मिलेंगे। अनुज सर, आज एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू हो गई, आज 6 से 8 तारीख तक चलेगा। रेपो रेट को कहा जा रहा है कि इस बार भी अस्थिर ही रखा जाएगा, यानी 6.50% तक रखा जा सकता है। क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर भारतीय शेयर बाजार पर? देखिए, इम्पैक्ट तो ज्यादा नहीं होगा। जी। मुझे लग रहा है कि इस बार जो आरबीआई की मीटिंग होगी उसमें हो सकता है कि कुछ विदेशी मुद्दों पे ज्यादा बातचीत हो, क्योंकि जी जो हालात है विदेश के वो थोड़े से हम देख रहे हैं जी। कि अभी क्लियर नहीं है। जी तो विदेशी मुद्दों पे बात होगी और उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, मुझे लगता है कि वो शायद उनका मेन फोकस होगा। जी इंटरेस्ट रेट के शायद मुझे लगता नहीं कोई छेड़छाड़ वो करेंगे, ओके। क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो मार्केट में टर्मोइल हो गया। जी तो अभी मुझे लगता है कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे कि एटलीस्ट वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव को जरूर समझे कि क्या होने वाला है, उसके बाद ही स्टेप लें। कोई मुझे लगता है कि आरबीआई शायद अभी उतना एग्रेसिवली रोल प्ले नहीं करेगा, शायद जी। वो स्टेबल ही अभी पॉलिसी करेगा। अनुज सर, लास्ट सवाल, जो कहा जा रहा है कितना डिस्टर्बेंस आ सकता है, जो पॉलिटिकल टेंशंस है, उसके बाद कहा जा रहा है, तमाम रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि नाउ इट्स द बेटर टाइम टू टर्न टू द डिफेंसिव स्टॉक्स। तो क्या आप इस बात से सहमत है, क्या हमें एफएमसीजी स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स पर मूव कर जाना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली जो आप ये तो सी हमेशा से रहा है कि आप सरकार की जो ओन्ड स्टॉक्स होते जी। हैं उन पे आप जाएं। तो हम देख रहे हैं कि डिफेंस के स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हमने जी। देखा, बैंकिंग स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम जी। है। तो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स में आना चाहिए जो कि जिसमें सरकार का मतलब जी। हिस्सेदारी हो, जी। यहाँ पे सरकार पॉजिटिव हो। जी। तो ये तो फंडामेंटल है। हम जनरली बोलते हैं कि जिनको इन्वेस्टमेंट, जिनको स्टॉक समझ में नहीं आ रहे, जी आप जो अच्छे टॉप लाइन के जो स्टॉक्स हैं उसमें आप आइए, जी या फिर कुछ ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स जो हैं उनमें आप आइए, जी जो ब्रांडेड स्टॉक्स हैं उनमें आप आइए। तो मेरे ख्याल से स्टॉक चूज करना तो सबकी अपनी अपनी थॉट होती है किससे जी। चूज है, बट हमारा ये रहता है कि जनरली जब आप किसी स्टॉक में आ रहे हैं, जब आप स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हैं, तो आप अच्छे स्टॉक, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आप चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के जी। लिए। अब अंतिम सवाल सर, सेबी की चेतावनी से हम लोग शो को वाइंड अप करेंगे। 10 में से 9 रिटेल निवेशकों को नुकसान हो रहा है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए औसत नुकसान जो है 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है। आप जो कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, आपको लोग सुनना चाहते हैं, अंतिम सवाल आपसे यही पूछेंगे कि सर व्हाट शुड बी द डूज एंड द डोंट्स टू ट्रेड इन द मार्केट, इवन इन द इक्विटी एंड इन द कमोडिटीज सर? देखिए, सेबी ने ये स्टेटमेंट है उसमें ये भी मेंशन किया है कि लॉस करने वालों की जो एज है वो 25 से लेकर 30 साल जी ज्यादा है। जी तो मेरे हिसाब से पहला तो यही है कि जब आप मार्केट में उतरे तो आप नॉलेज के साथ उतरे। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, फंडामेंटल है, टेक्निकल है, मार्केट के अपने फंडामेंटल्स, उसको समझ के आप मार्केट में उतरे। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जब आप मार्केट में आए तो एकदम से बड़ा अमाउंट लेके ना आए, जी छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में। जैसे गोल्ड की अगर आप बात करें तो गोल्ड में पेटल का कॉन्ट्रैक्ट है 1 ग्राम का। जी अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड पेटल से स्टार्ट करें जी या गोल्ड मिनी से स्टार्ट करें और छोटे छोटे डिनोमिनेशन अपनी पोर्शन को इंक्रीज करें। जी तो एकदम से मार्केट में पैसा ना डालें, मार्केट में छोटे छोटे अमाउंट से पैसा डालें और जब आपको रिटर्न आना चालू करे तब आप उसमें धीरे धीरे अपनी पोर्शन को इंक्रीज करें। जी। इन्वेस्टर क्या आते हैं, एकदम से आते हैं, बहुत एकदम पैसा डाल देते जी। हैं, हल्का सा मार्केट करेक्ट होता है तो वो पैनिक सेलिंग होने लगता है।
तो आप उतना पैसा डालें जिसको आपको खोने का डर ना हो, जी। और एक बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करें। जी। जब हम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे मार्केट का मोमेंटम समझेंगे, जी। और फिर मोमेंटम के थ्रू जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम एक पोजीशन को कंट्रोल कर पाएंगे। जी। लॉस तब होता है जब पोजीशन अनकंट्रोल हो जाती है, जी। तो पोजीशन को हमें उतना ही रखना है जिसको हम इजीली कंट्रोल कर पाए। बहुत शुक्रिया सर, लोकमत हिंदी को आपने अपना कीमती समय दिया। गोल्ड पर, सिल्वर पर, इक्विटी मार्केट्स पर भी सर ने अपना बहुत वैल्यूएबल रिकमेंडेशंस दिया कि आप उसी हिसाब से ट्रेड करें। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी। थैंक यू सो मच सर।